नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज अगर कोई आपसे कहे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत विचारधारा के तौर पर गंभीर दशा में है, गंभीर हालत में है और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने भविष्य का एजेंडा तय करना मुश्किल होता जा रहा है, वो एक अलग तरह की इंजीनियरिंग के भरोसे 2024 को सरवाइव करने की कोशिश कर रही है, तो आप में से सब लोग, दो चार को छोड़ दीजिए, ये कहेंगे कि ये मिथ्या बात है, अभी 30-40 साल मोदी जी और कहीं नहीं जाने वाले हैं, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, ये हवाई बातें हैं और फिर से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये जब आप कहेंगे ना कि मोदी जी को कोई नहीं उखाड़ने वाला है आने वाले समय में, ये जो सोच है, ये विचार है, ये जो शक्ति है, यही भारतीय जनता पार्टी की आज की ताकत है। कैसे है ये आप समझने की कोशिश करेंगे और जैसे ही ये सोच बिखरती है, भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच जाएगी, इस बात की चिंता संघ परिवार को है। संघ परिवार उसके लिए तैयारी में लगा हुआ है और अगर आप सोच रहे हैं कि वो मोदी जी का विकल्प खोज रहा है तो ये भी पूरी तरह सही नहीं है। वो ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था खोज रहा है जिसमें मोदी जी की राजनीति के लिए स्थान तो हो, लेकिन मोदी जी की गैर मौजूदगी में किला बिखर ना जाए। बहुत उलझी हुई बातें लग रही होंगी, लेकिन जब आप ये वीडियो ख़त्म करेंगे सब कुछ साफ होगा। मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन पे है, एक QR कोड भी स्क्रीन पर है, उसे भी आप स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। और अगर ये काम ना करे तो थैंक्स बटन वीडियो के नीचे मिलेगा, उसको दबाकर, थैंक्स बटन क्या है, एक दिल के आकार का होगा जिसके बीच में डॉलर बना होगा, वीडियो के नीचे जहाँ पे आपका शेयर करने का निशान होता है उसके बगल में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी आया। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज आधार क्या है। इसको समझे बगैर आप भविष्य में, जब तक आप समस्या को नहीं समझेंगे कि संघ परिवार क्या देख रहा है, तब तक आप उसके समाधान के बारे में सोच नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास आज जो आधार है वो आधार ये है कि उसके पास में 37% के करीब इस देश के वोट हैं और 37% वोट तब थे जब 2019 का चुनाव हुआ था, जब आपके पास में एक बड़ा पुलवामा का मसला था, जब सर्जिकल स्ट्राइक थी, देश पूरी तरह से देशभक्ति के जुनून में डूबा हुआ था और जो लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि मिली हुई सरकार बनेगी, पता नहीं मिली हुई सरकार में लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे स्वीकार करने से इनकार कर दें, हो सकता है गडकरी जी की लॉटरी निकला, ये सब बातें हो रही थीं जब तक कि पुलवामा नहीं हुआ था। पुलवामा होता है और सब कुछ पलट जाता है। उस पलटने के बाद 37% वोट बीजेपी को आते हैं। लेकिन आज जो बीजेपी है, जो 37% वोट्स के बाद बीजेपी है, उस बीजेपी की अगर आप दशा देखें तो वो जब खड़ी है जहाँ पे, उसकी टांगें बहुत मजबूत नहीं हैं। मजबूत हैं तो इसलिए हैं क्योंकि आपके पास एक परसेप्शन है कि चुनाव तो आप ही जीतेंगे और आप ही जीत सकते हैं। इसी वजह से वो जो टांगें आपकी लगी हुई हैं वो स्वार्थ की टांगें हैं और ऐसे स्वार्थी तत्व बड़ी संख्या में आपकी पार्टी में जो जुड़ गए हैं ना, अगर आप आंकड़ों पे जाएं तो 2014 से लेकर अब तक 211 विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास आ चुके हैं, अलग अलग पार्टियों से। इसके अलावा बहुत सारे लोग जैसे कि शिंदे हैं, वहाँ पे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे विद्रोही बन के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए, और इसलिए खड़े हुए क्योंकि उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में वो अपनी ज़मीन खो चुके थे, उनके पास जितने उनके समर्थक थे, वो वोट थे, वो उनके अकेले के दम पे भी उनको नहीं जिता सकते थे और उनको कांग्रेस में रहकर भी नहीं जिता सकते थे। तो उनके अपने वोट
और इस इलाके में कांग्रेस बीजेपी की पकड़ बहुत तगड़ी है। वो मिलाकर ज्योतिरादित्य एक अच्छे नेता बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी वह मजबूत करते हैं। तो इस तरह के जो कैलकुलेशन है उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगहों पर इसी तरह की बैसाखियों पर टिकी हुई है। और ये बैसाखी तब तक उसके साथ में जब तक मोदी जी का इकबाल बुलंद है। लोग कह रहे हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी, अब तो मोदी जी कोई हरा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। हजारों करोड़ रुपए के सरकारी विज्ञापन, तमाम तरह का सोशल मीडिया कैंपेन और अंधाधुंध प्रचार के जरिए मोदी जी का जो बड़ा कद बना हुआ है, उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में बनी हुई है। क्योंकि ये जो मौका परस्त लोग हैं, इनको आप स्वार्थी कह रहे हैं, मतलबी लोग कह लें, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ तब तक ही हैं जब तक भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत है। तो ऐसे में आरएसएस के जो लोग हैं, जो आइडियोलॉग हैं, वो वहाँ पर ऐसा तो है नहीं बैठे हुए हैं कि भाई जीत गए मोदी जी तो बहुत बढ़िया, हार गए तो बहुत बढ़िया। उनका एक समानांतर कार्यक्रम चलता रहता है और वो विश्लेषण करते रहते हैं और चीज़ों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। तो उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो 37% वोट है भारतीय जनता पार्टी के पास, इस वोट में से अगर थोड़ा सा भी दरक गया, 31% की 2014 वाली स्थिति में भी पहुंचते हैं, तो भी स्थितियां बहुत फेवरेबल नहीं रहने वाली हैं। तो ऐसे में वो अब क्या कर रहे हैं, वो सभी धर्मों के लोगों को, सभी अलग अलग जगहों के लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप क्रिसमस मना रहे हैं इस साल 2022 का, तो इस क्रिसमस के दौरान देश भर से ईसाइयों को बुलाया जा रहा है। इंद्रेश कुमार भी उसमें शामिल हो रहे हैं और एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश भर के ईसाइयों को, चर्चों को उसमें शामिल किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि वो आप आएँ और हमारे साथ में मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी की शामिल हो। और उनके साथ आने का मतलब ये है कि वो अब ईसाइयों को भी उस तरह से दूर रख कर नहीं चल रहे हैं, चलना नहीं चाहते हैं। चल रहे हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे चर्चों को आग लगाई गई इस देश में, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस देश में। इतिहास में पहली बार किसी आदमी को राजनीतिक और धार्मिक आधार पर अगर बीवी बच्चों के साथ जिंदा जलाया गया था, तो फादर ग्राहम स्टेन्स हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड में है। हम जब कोई एक दर्जी गर्दन काटता है तो हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारा ये भी एक इतिहास है, कट्टरपन का हमारे देश का इतिहास है जिसमें ये सब होता रहा है। खैर, तो जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो आप ईसाइयों को अपने साथ लेना चाहते हैं। जॉन वारला जो केंद्रीय मंत्री हैं, मेघालय हाउस में शुक्रवार को क्रिसमस का भोज दे रहे हैं। दिल्ली में एक मेघालय भवन है, आप जाएं तो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है और इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के जो चर्चों के प्रमुख हैं, फादर हैं, उनको बुलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पे, जहाँ पे उड़ीसा जैसी जगहों पे, जहाँ के चर्च के लोग बहुत माना जाता है कि विश्व हिंदू परिषद और दूसरे लोग किससे पीड़ित हैं, उनके लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबका ध्यान ईसाइयों के वोट पर है। देखिए, आप कहेंगे हर वक्त बहुत कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, थोड़े थोड़े वोट मिलते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। कई सीटों पे फॉर्मेशन बदल जाती है। अगर आप देखें तो 2011 की जो जनगणना के आंकड़े हैं उनके हिसाब से करीब 1.25 करोड़ के करीब ईसाइयों की आबादी है भारत में। और जम्मू कश्मीर में ये आबादी जो है वो 1.25 करोड़ है। अगर आप 2011 की जनगणना के आंकड़े देखें तो जम्मू कश्मीर में 1.25 करोड़ की आबादी में करीब 36,000 ईसाई हैं। इसके अलावा केरल में 18% के करीब ईसाइयों की आबादी है, जो उस राज्य के पूरे परिणामों को बदल सकती है। ये गेम चेंजर आबादी है। और 2021 के विधानसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी को 11% वोट मिले थे और 18% ईसाई वोट वहाँ पे। आप सोचिए, तो ये पूरा जाके अगर 18 को मिल जाए, जो कि असंभव है किसी भी तरह से, लेकिन फिर भी तो ये अपने आप में 29% से ज़्यादा वोट बैठते हैं। इसी तरह से उत्तर पूर्व में भी आप जाएं, नॉर्थ ईस्ट में, तो 3 राज्यों में 70% ईसाई वोटरों को साधने का प्रयास ये हो रहा है। इसमें नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में 70% आबादी ईसाई है।
और आपको याद होगा पोप फ्रांसिस से भी मोदी जी मिल के आए थे। ये एक तरफ का प्रयास हुआ इनका इस क्रिसमस पे। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन कर रही है। पसमानदा मुसलमान कौन होते हैं? पसमानदा एक शब्द है फारसी भाषा का, जिसका मतलब होता है जो लोग पीछे छूट गए हैं, जो दबाए गए हैं या सताए हुए हैं, या दलित मान लीजिए या पिछड़े मान लीजिए आप सरल भाषा में। और 100 साल पहले से भारत में एक ये आंदोलन बन रहा है कि जो पिछड़े और दलित मुसलमान हैं उनको बराबरी का दर्जा मिले। आप सोचिए, ये जो भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव जो जाति के आधार पर और दूसरी चीज़ों के आधार पर होता है, ये भेदभाव दक्षिण एशिया के मुसलमानों के अंदर भी है। दक्षिण एशिया का स्ट्रक्चर एकदम फ़र्क है। हमारे भारत के जो मुसलमान कई बार व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि भाई उनके तो अरब में इतनी आबादी है, इतने देश हैं मुसलमानों के, तो आपके जो रोहिंग्या भारत क्यों चले आते हैं? उसकी वजह है दक्षिण एशिया पूरा का पूरा ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है ना, इसको सांप्रदायिकता से ठूस ठूस के अंग्रेज़ों ने भरा है और सारी भारतीय कुरीतियाँ इनके दिमाग में डाली हैं, क्योंकि उनके लिए यही सोशल इंजीनियरिंग सरकार चलाने का एक बड़ा टूल था। इसलिए पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए नफरत, भारत में मुसलमानों के लिए नफरत या हिंदुओं के लिए नफरत, ये चीज़ें पूरे सभी इलाकों में, पाकिस्तान में भी इसी तरह से सांप्रदायिक नफरत का जो माहौल है वो स्ट्रांग है। तो अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे ये जो पसमानदा मुसलमान है 85% के आसपास, ये बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। इसमें कुंजरे हैं, जुलाहा हैं, धुनिया हैं, कसाई हैं, फ़कीर हैं, हज़ाम हैं, सलमानी हैं, और इसमें हलाल खोर जो मतलब जो साफ़ सफाई कर्मचारी वाली जाति होती है, ग्वाले हैं, धोबी हैं, लोहार बढ़ई हैं, मनिहार हैं, दर्जी हैं, वन गुर्जर हैं। ये सारी जो जातियां हैं ये पसमानदा मुसलमानों में आती हैं। और ये माना जाता है कि 70,000 से ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में बूथ हैं, उनमें 22,000 ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ बीजेपी बहुत कमज़ोर हालत में है, लेकिन इन बूथों पे पसमानदा उनके काम आ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़े और दलित मुसलमानों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है। पहले मुस्लिम औरतों पे दांव चला था और ये भी कहा था कि हमको मुसलमान औरतों ने वोट दिए क्योंकि हमने 3 तलाक खत्म किया। तो जो टोटल इक्वेशन है वो ये दिखता है कि जब तक मोदी जी का फोकस है तब तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद है, क्योंकि पिछले सालों में 2014 ही नहीं बल्कि और 5 साल पहले से जोड़ लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में मोदी बन चुकी है। विचारधारा के स्तर पे, ज़मीन के स्तर पे धीरे धीरे पार्टी कमज़ोर होती चली गई। कोई समाजवादी पार्टी से आ जाए, कांग्रेस से आ जाए, बीएसपी से आ जाए, अतीत अच्छा हो ना हो, दागी हो, कैसा भी हो, उन सबको पार्टी से जोड़ लिया गया है और धीरे धीरे करके एक मजबूत पार्टी बन गई है। और ये सब लोग जो जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। जिस दिन इन लोगों को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी हार सकती है या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती खड़ी हो गई है, उस दिन फिर से भगदड़ शुरू हो जाएगी। 77 के दौर में आप देखिए जितने गुंडे बदमाश अपराधी थे वो संजय गांधी के आसपास से उसको घेरे हुए थे। फिर उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि नई ताकत उभरी, उधर चले गए। फिर देखा भारतीय जनता पार्टी की ताकत उभरी तो उस तरफ आ गए। तो ये जो एलिमेंट हैं, जैसे ही इनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी अब कमज़ोर होने वाली है तो हम इससे दूर जा सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास स्ट्रॉन्ग सोशल इंजीनियरिंग होना चाहिए, आपके पास ज़मीनी आधार होना चाहिए, ज़मीन में आपकी पार्टी के पास ताकत होनी चाहिए, कुछ लोग आपसे जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने लोगों को दूर किया है। ईसाइयत का विरोध करके ईसाइयों को दूर कर दिया, मुसलमानों का विरोध करके मुसलमानों को दूर कर दिया, और नीची जाति पिछड़ी जाति के लोग जो थे और पिछड़ी जाति और दलित जाति के जो लोग थे उनको भी आपने अपने से दूर कर दिया, क्योंकि आप जो है वो आर्थिक आरक्षण तो उसी तरह की बात करते थे। तो आपका जनाधार सिकुड़ गया है। आप जो 37% हैं वो हवा में हैं।
और इसमें वो बहुत सारे वोट हैं जो अपने निजी कारणों से वोट लेकर जीते और आपसे जुड़ गए, स्वार्थों की खातिर, कुछ लोग ऑपरेशन कमल की खातिर, कुछ लोग ईडी सीबीआई वगैरह के डर से। लेकिन ये एक स्थायी तौर पे मजबूत पार्टी को नहीं बनाते हैं। संघ की यही चिंता है और इसीलिए अब इस सभी धर्मों जातियों में भारतीय जनता पार्टी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस अब कवायद शुरू कर रही है। जो काम आरएसएस ने कभी नहीं किया, रोज़ा इफ्तार हो रहे हैं, जो काम आरएसएस ने कभी नहीं किया, ईसाइयों के सम्मेलन हो रहे हैं। और इसके पीछे एक कारण और भी है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। सांप्रदायिक मामलों को लेकर ग्रे लिस्ट में नाम भारत का आने से बच गया है और इसका विरोध भी किया गया कि भारत में इतना ज़्यादा ये था तो आपने उसका नाम क्यों नहीं रखा। लेकिन अमेरिका के ऊपर ये दबाव तो रहेगा, इसलिए अपनी छवि भी ठीक करनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप इसी तरह के बने रहते हैं तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप आंकड़ों पर जाएं तो 2014 से लेकर अब तक 211 विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास आ चुके हैं, अलग अलग पार्टियों से। इसके अलावा बहुत सारे लोग जैसे कि शिंदे हैं, वहाँ पे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे विद्रोही बन के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए। और इसलिए खड़े हुए क्योंकि उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में वो अपनी ज़मीन खो चुके थे। उनके पास जितने उनके समर्थक थे, वो वोट थे, वो उनके अकेले के दम पे भी उनको नहीं जिता सकते थे और उनको कांग्रेस में रहकर भी नहीं जिता सकते थे। तो उनके अपने वोट और इस इलाके में कांग्रेस बीजेपी की पकड़ बहुत तगड़ी है, वो मिलाकर ज्योतिरादित्य एक अच्छे नेता बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी वह मजबूत करते हैं। तो इस तरह के जो कैलकुलेशन है उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगहों पर इसी तरह की बैसाखियों पर टिकी हुई है। और ये वैसाखी तब तक उसके साथ में जब तक मोदी जी का इकबाल बुलंद है। लोग कह रहे हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी, अब तो मोदी जी कोई हरा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। हजारों करोड़ रुपए के सरकारी विज्ञापन, तमाम तरह का सोशल मीडिया कैंपेन और अंधाधुंध प्रचार के जरिए मोदी जी का जो बड़ा कद बना हुआ है, उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में बनी हुई है। क्योंकि ये जो मौका परस्त लोग हैं, इनको आप स्वार्थी कह रहे हैं, मतलबी लोग कह लें, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ तब तक ही हैं जब तक भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत है। तो ऐसे में आरएसएस के जो लोग हैं, जो आइडियोलॉग हैं, वो वहाँ पर ऐसा तो है नहीं बैठे हुए हैं कि भाई जीत गया मोदी जी तो बहुत बढ़िया, हार गए तो बहुत बढ़िया। उनका एक समानांतर कार्यक्रम चलता रहता है और वो विश्लेषण करते रहते हैं और चीज़ों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। तो उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो 37% वोट है भारतीय जनता पार्टी के पास, इस वोट में से अगर थोड़ा सा भी दरक गया, 31% की 2014 वाली स्थिति में भी पहुंचते हैं, तो भी स्थितियां बहुत फेवरेबल नहीं रहने वाली हैं। तो ऐसे में वो अब क्या कर रहे हैं, वो सभी धर्मों के लोगों को, सभी अलग अलग जगहों के लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप क्रिसमस मना रहे हैं इस साल 2022 का, तो इस क्रिसमस के दौरान देश भर से ईसाइयों को बुलाया जा रहा है। इंद्रेश कुमार भी उसमें शामिल हो रहे हैं और एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश भर के ईसाइयों को, चर्चों को उसमें शामिल किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि वो आप आएँ और हमारे साथ में मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी की शामिल हो। और उनके साथ आने का मतलब ये है कि वो अब ईसाइयों को भी उस तरह से दूर रखकर नहीं चल रहे हैं, चलना नहीं चाहते हैं। चल रहे हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे चर्चों को आग लगाई गई इस देश में, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस देश में। इतिहास में पहली बार किसी आदमी को राजनीतिक और धार्मिक आधार पर अगर बीवी बच्चों के साथ जिंदा जलाया गया था, तो फादर ग्राहम स्टेन्स हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड में है। हम जब कोई एक दर्जी की गर्दन काटता है तो हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारा ये भी एक इतिहास है, कट्टरपन का हमारे देश का इतिहास है जिसमें ये सब होता रहा है। खैर, तो जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो आप ईसाइयों को अपने साथ लेना चाहते हैं।
जॉन वारला जो केंद्रीय मंत्री हैं मेघालय हाउस में शुक्रवार को क्रिसमस का भोज दे रहे हैं। दिल्ली में एक मेघालय भवन है, आप जाएं तो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, और इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के जो चर्चों के प्रमुख हैं, फादर हैं, उनको बुलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पे, जहाँ पे उड़ीसा जैसी जगहों पे जहाँ के चर्च के लोग बहुत माना जाता है कि विश्व हिंदू परिषद और दूसरे लोग किससे पीड़ित हैं, उनके लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबका ध्यान ईसाइयों के वोट पर है। देखिए, आप कहेंगे हर वक्त बहुत कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, थोड़े थोड़े वोट मिलते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। कई सीटों पे फॉर्मेशन बदल जाती है। अगर आप देखें तो 2011 की जो जनगणना के आंकड़े हैं उनके हिसाब से, अगर आप 2011 की जनगणना के आंकड़े देखें तो जम्मू कश्मीर में 1.25 करोड़ की आबादी में करीब 36,000 ईसाई हैं। इसके अलावा केरल में 18% के करीब ईसाइयों की आबादी है, जो उस राज्य के पूरे परिणामों को बदल सकती है। ये गेम चेंजर आबादी है। और 2021 के विधानसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी को 11% वोट मिले थे और 18% ईसाई वोट वहाँ पे। आप सोचिए, तो ये पूरा जाके अगर 18 उनको मिल जाए, जो कि असंभव है किसी भी तरह से, लेकिन फिर भी तो ये अपने आप में 29% से ज़्यादा वोट बैठते हैं। इसी तरह से उत्तर पूर्व में भी आप जाएं, नॉर्थ ईस्ट में, तो 3 राज्यों में 70% ईसाई वोटरों को साधने का प्रयास ये हो रहा है। इसमें नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में 70% आबादी ईसाई है। और आपको याद होगा पोप फ्रांसिस से भी मोदी जी मिल के आए थे। ये एक तरफ का प्रयास हुआ इनका इस क्रिसमस पे। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन कर रही है। पसमानदा मुसलमान कौन होते हैं? पसमानदा एक शब्द है फारसी भाषा का, जिसका मतलब होता है जो लोग पीछे छूट गए हैं, जो दबाए गए हैं या सताए हुए हैं, या दलित मान लीजिए या पिछड़े मान लीजिए आप सरल भाषा में। और 100 साल पहले से भारत में एक ये आंदोलन बन रहा है कि जो पिछड़े और दलित मुसलमान हैं उनको बराबरी का दर्जा मिले। आप सोचिए, ये जो भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव जो जाति के आधार पर और दूसरी चीज़ों के आधार पर होता है, ये भेदभाव दक्षिण एशिया के मुसलमानों के अंदर भी है। दक्षिण एशिया का स्ट्रक्चर एकदम फ़र्क है। हमारे भारत के जो मुसलमान कई बार व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि भाई उनके तो अरब में इतनी आबादी है, इतने देश है मुसलमानों के, तो आपके जो रोहिंग्या भारत क्यों चले आते हैं? उसकी वजह है दक्षिण एशिया पूरा का पूरा ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है ना, इसको सांप्रदायिकता से ठूस ठूस के अंग्रेज़ों ने भरा है और सारी भारतीय कुरीतियाँ उनके दिमाग में डाली हैं, क्योंकि उनके लिए यही सोशल इंजीनियरिंग सरकार चलाने का एक बड़ा टूल था। इसलिए पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए नफरत, भारत में मुसलमानों के लिए नफरत या हिंदुओं के लिए नफरत, ये चीज़ें पूरे सभी इलाकों में, पाकिस्तान में भी इसी तरह से सांप्रदायिक नफरत का जो माहौल है वो स्ट्रांग है। तो अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे ये जो पसमानदा मुसलमान है 85% के आसपास, ये बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। इसमें कुंजरे हैं, जुलाहा हैं, धुनिया हैं, कसाई हैं, फ़कीर हैं, हज़ाम हैं, सलमानी हैं, और इसमें हलाल खोर जो मतलब जो साफ़ सफाई कर्मचारी वाली जाति होती है, ग्वाले हैं, धोबी हैं, लोहार बढ़ई हैं, मनिहार हैं, दर्जी हैं, वन गुर्जर हैं। ये सारी जो जातियां हैं ये पसमानदा मुसलमानों में आती हैं। और ये माना जाता है कि 70,000 से ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में बूथ हैं, उनमें 22,000 ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ बीजेपी बहुत कमज़ोर हालत में है, लेकिन इन बूथों पे पसमानदा उनके काम आ सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़े और दलित मुसलमानों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रही है। पहले मुस्लिम औरतों पे दांव चला था और ये भी कहा था कि हमको मुसलमान औरतों ने वोट दिए क्योंकि हमने 3 तलाक खत्म किया। तो जो टोटल इक्वेशन है वो ये दिखता है कि जब तक मोदी जी का फोकस है तब तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद है, क्योंकि पिछले सालों में 2014 ही नहीं बल्कि और 5 साल पहले से जोड़ लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में मोदी बन चुकी है। विचारधारा के स्तर पे, ज़मीन के स्तर पे धीरे धीरे पार्टी कमज़ोर होती चली गई। कोई समाजवादी पार्टी से आ जाए, कांग्रेस से आ जाए,
बीएसपी से आ जाए, अतीत अच्छा हो ना हो, दागी हो, कैसा भी हो, उन सबको पार्टी से जोड़ लिया गया है और धीरे धीरे करके एक मजबूत पार्टी बन गई है। और ये सब लोग जो जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। जिस दिन इन लोगों को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी हार सकती है या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती खड़ी हो गई है, उस दिन फिर से भगदड़ शुरू हो जाएगी। 77 के दौर में आप देखिए जितने गुंडे बदमाश अपराधी थे वो संजय गांधी के आसपास से उसको घेरे हुए थे। फिर उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि नई ताकत उभरी, उधर चले गए। फिर देखा भारतीय जनता पार्टी की ताकत उभरी तो उस तरफ आ गए। तो ये जो एलिमेंट हैं, जैसे ही इनको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी अब कमज़ोर होने वाली है तो हम इससे दूर जा सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास स्ट्रॉन्ग सोशल इंजीनियरिंग होना चाहिए, आपके पास ज़मीनी आधार होना चाहिए, ज़मीन में आपकी पार्टी के पास ताकत होनी चाहिए, कुछ लोग आपसे जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने लोगों को दूर किया है। ईसाइयत का विरोध करके ईसाइयों को दूर कर दिया, मुसलमानों का विरोध करके मुसलमानों को दूर कर दिया, और पिछड़ी जाति और दलित जाति के जो लोग थे उनको भी आपने अपने से दूर कर दिया, क्योंकि आप जो है वो आर्थिक आरक्षण तो उसी तरह की बात करते थे। तो आपका जनाधार सिकुड़ गया है। आप जो 37% हैं वो हवा में हैं और इसमें वो बहुत सारे वोट हैं जो अपने निजी कारणों से वोट लेकर जीते और आपसे जुड़ गए, स्वार्थों की खातिर, कुछ लोग ऑपरेशन कमल की खातिर, कुछ लोग ईडी सीबीआई वगैरह के डर से। लेकिन ये एक स्थायी तौर पे मजबूत पार्टी को नहीं बनाते हैं। संघ की यही चिंता है और इसीलिए अब इस सभी धर्मों जातियों में भारतीय जनता पार्टी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस अब कवायद शुरू कर रही है। जो काम आरएसएस ने कभी नहीं किया, रोज़ा इफ्तार हो रहे हैं। जो काम आरएसएस ने कभी नहीं किया, ईसाइयों के सम्मेलन हो रहे हैं। और इसके पीछे एक कारण और भी है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। सांप्रदायिक मामलों को लेकर ग्रे लिस्ट में नाम भारत का आने से बच गया है और इसका विरोध भी किया गया कि भारत में इतना ज़्यादा ये था तो आपने उसका नाम क्यों नहीं रखा। लेकिन अमेरिका के ऊपर ये दबाव तो रहेगा, इसलिए अपनी छवि भी ठीक करनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप इसी तरह के बने रहते हैं तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।